हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5वां राफेल मॉडल पेपर जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी को राफेल उड़ाना है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन, इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, पहला ही मॉडल पेपर का आ रहा है, पहला ही प्रश्न आया है। क्या है देखो कि निम्नलिखित में से कौन से संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। तो जो इसका राइट आंसर ए बताया वह सही है, राज्यसभा स्थायी होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला प्रश्न क्या है, अगला देखो क्वेश्चन आया है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखो, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखो, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इज राइट आंसर। और जन गण मन यह है राष्ट्रीय गान। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखो, छठा प्रश्न यह है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1928। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखो कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है देखो, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। भांगड़ा नागल परियोजना है जो सतलज नदी पर बसी हुई, सतलज नदी पर स्थित है परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन देखो कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को क्या कहते हैं। तो भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। 11 क्वेश्चन देखो, 11 क्वेश्चन आया है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो इसका राइट आंसर है, जो लोग डी बता रहे हैं, चीन। तो इसका सही है, कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखो कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। जो पोंगल है वो कौन से राज्य का त्योहार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न क्या है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन देखो क्या है, 15वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न, भाग दूसरा आ गया सामान्य विज्ञान का दोस्तों। अब साइंस का है भाग, उनमें 16 क्वेश्चन आया है हमारे पास। स्क्रीन पर 16 क्वेश्चन देखो कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। तो CO2 की मात्रा होती है बी, राइट आंसर होगा 0.03%। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला वायुमंडल में कौन सी गैस होती है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली होती है नाइट्रोजन, जो होती है 78%। उसके बाद में होती है ऑक्सीजन, वो होती है 21% या लगभग बोलते हैं इसको
9%। लेकिन इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को लगभग मान लेते हैं कि 21% होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन देखो कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी। यानी भोपाल गैस त्रासदी है, उनमें से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट प्रश्न 18% देखो, खसरा की बीमारी होती है। तो खसरा की बीमारी किससे होती है, कौन सी बीमारी होती है, वायरस से, कवक से, जीवाणु से या माइकोप्लाज्मा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस से। खसरा बीमारी होती है वायरस से, इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 19% देखो, 19% है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, बीज राइट आंसर, प्रतिस्कर्वी अम्ल। प्रतिस्कर्वी अम्ल। और इसको और क्या बोलते हैं, प्रतिस्कर्वी अम्ल को बोलते हैं एस्कार्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक अम्ल और या प्रतिस्कर्वी अम्ल, बीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखो कि मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। तो मानव के लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है 120 दिन। डी इज राइट आंसर, 120 दिन। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखो कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में जो पैदा होने वाले जो पौधे हैं उन्हें क्या कहते हैं, वह है सी, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21वें का। 22वां क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य धातु है। यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली द्रव्य जो धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी होती है ना, मरकरी Hg, वह लिक्विड अवस्था में पाई जाती है और यह एकमात्र ऐसी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन देखो कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है, वह होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, जल में, वायु में, पारा में या लोहे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे में ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखो 25वां क्वेश्चन कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी, डी इज राइट आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डर्मेटोलॉजी हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26वां क्वेश्चन आया है। 26वां क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वह होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन देखो, दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस को काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, सी इज राइट आंसर, उत्तल लेंस को यूज किया जाता है, अवतल लेंस का नहीं, उत्तल लेंस का। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसको गुब्बारे को भरने में उपयोग में लाया जाता है। कौन सी गैस को गुब्बारों में भरा जाता है, तो हीलियम को, डी इज राइट आंसर, हीलियम को गुब्बारों में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 29वां क्वेश्चन में क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन, डी इज राइट आंसर, ब्यूटेन मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन देखो कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है, वह है राइबोसोम, राइबोसोम। तो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैथ आ गई है, मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं हम,
बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे मैथ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 थी। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी थी दोस्तों? 18 थी। समझ गए? अब ये क्या कर रहा है, तो दोनों की औसत आयु थी 18, तो टोटल आयु कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होगी? 36 हो गया। अब यह कह रहा है वर्तमान में सी को मिलाकर उनका औसत उम्र कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। अब कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर औसत आयु कितनी होगी? 22। तो इन तीनों का योग कितना होगा? औसत नहीं, योग कितना हो जाएगा? उम्र, एज कितनी हो जाएगी? टोटल एज हो गई 2 से मल्टीप्लाई करा 3 से मल्टीप्लाई कराने पर क्या होगी? 66 हो गया। अब देखो ये बोल रहा 3 वर्ष पूर्व है। 3 वर्ष पूर्व मतलब ए और बी की औसत आयु थी, तो 3 वर्ष बाद में वर्तमान में कितनी हो जाएगी? इसकी भी 3 और इसकी भी 3, कितनी होगी? 6। तो इनमें से 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया? 42। ये होगी 42 हो गया। अब 66 में से 42 को घटाना है, तभी तो सी की आयु निकलेगी। 66 में से 42 को घटाना है, तो देखो घटाओ, 66 में से 42 को घटाने पर हमें बचता है 24। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 66 में से यानी इसमें से ये घटा लो तो सी की एज निकल जाएगी, तो वो थी 24 एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन देखो क्या है कि यदि हानि है जो बिक्री कीमत की 1/3 है, तो हानि का प्रतिशत बताओ। आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ये तो होता है फॉर्मूला, इसको आप नोट कर दो बुक में। कर लिया? हानि प्रतिशत बराबर होती है हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ये तो होता है फॉर्मूला। अब हम इसमें मान भी रख लेंगे। तब पहले हम ज्ञात करते हैं क्या बात क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि बिक्री कीमत 1/3 थी, तो देखो माना बिक्री कितनी थी? बिक्री थी 3 की, और हानि कितनी की हुई? 1 की। तो क्रय मूल्य कितना था? इससे अंदाजा लगाया जाता है कि क्रय मूल्य था इनका 4 था, तभी तो बिक्री 3 की हुई और हानि 1 की हुई। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब वैल्यू रख दो, हानि कितनी की हुई? 1 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 4 इंटू 100, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100। तो ये इसे करने पर, सोल्व करने पर कितना आता है? 25%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25%। डी इज राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा कि क्रम मूल्य पता नहीं है, बिक्री दी हुई है हमें कि 1/3 है बिक्री कीमत, यानी हानि है जो बिक्री कीमत की 1/3 है, जिससे हानि कितनी है? 1 थी, बिक्री कितनी? 3 की। तो टोटल मिलाकर क्रय मूल्य कितना था? 4 का था। तो हमें सूत्र में क्या रहता है कि हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि 1 बट्टा क्रय मूल्य 4 इंटू 100, तो कैंसिल करने पर आ जाता है 25%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन देखो क्या है। 33वां क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, हम इसको सोल्व करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। 100 माना कि 100 थी, इंटू लंबाई कितनी बढ़ा दी गई? लंबाई कितनी बढ़ा दी गई? लंबाई बढ़ा दी गई 20%, तो कितना हो गया? 100 थी, अब कितनी होगी? 120/100 इंटू, और उसकी चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो कितनी होगी? 90/100। अब करो इसे सोल्व, तो 2 शून्य से 2 शून्य और इन दोनों शून्य से ये 2 शून्य, तो 12 इंटू 9 कितने हो जाते हैं? 108। पहले थी 100 और अब कितनी होगी? 108। तो कितनी परसेंट बढ़ी या घटी? 100 थी, अब होगी 108, तो 8% बढ़ गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8% में वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही सरल तरीका बताया है। 100 मानना था, 20% बढ़ा दी गई, तो 120 इंटू 120/100 इंटू 10% घटा दी गई, तो 90/100। सोल्व करने पर 108 आता है। पहले थी 100, अब होगी 108, तो 8% में वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे क्या है, 34वां क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा में 70% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। पहले आपको बता देता हूँ, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी दोनों भुजा बराबर ही होती है। अब यदि एक में वृद्धि करेंगे तो दोनों में ही वृद्धि होगी भुजा में। तो अभी जो हमने किया है पिछले क्वेश्चन में 33वें क्वेश्चन में, वो इसी में करना है। तो इसका मैं सोल्व कर देता हूँ आपके। माना कि पहला 100 था और 70% की वृद्धि हो जाने पर कितना होगी, 170/100 इंटू 170/100। अब सोल्व कर लो इसको, 2 शून्य से 2 शून्य और इन 2 जीरो से 2 जीरो एक कटे, तो 17 इंटू 17 हो जाते हैं कितने, 289। ये आ रहा है। पहले हमने मानी कितनी थी, 100, हो गई कितनी, 289। तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, 289 में से 100 घटाने पर कितना आता है, 189। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35वां क्वेश्चन देखो। 35वां क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि किसी लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या आर का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का। अब मैं आपको ये मान रख के बता देता हूँ, मान रख रहा हूँ, मान है ना, जो वैल्यू दे रखी है वो रखता हूँ। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर होता है तो 7 इंटू 7 और इंटू एच होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। अब सोल्व करो, 7 से 7 कैंसिल, ये 3 से कितनी बार, 8 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे 22 इंटू, मल्टीप्लाई किसको कराना है, 22 इंटू 7 इंटू 8 को, तो हमारा आंसर आएगा क्या, 1232 घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1232 घन सेंटीमीटर, सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो कि एक आदमी ए से बी तक 20 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है। ये माना ए और ये है बी, है ना। ए से बी तक 20 किलोमीटर घंटे की चाल से चल जा रहा है। ये आपको नोट कर लेना है, अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लेना साथ साथ में। तथा 5 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आ रहा है, यानी इसी रास्ते से वापस आ रहा है ए, यानी दोनों की डिस्टेंस क्या इक्वल है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। औसत चाल बराबर होता है, क्या होता है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस का v2, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब वैल्यू रख दो, v1 का मान दे रखा है 20, v2 का मान देख रहा है 5। अब वैल्यू रखते हैं हम, देखो वैल्यू रखने पर क्या आता है, 2 इंटू 20 इंटू 5/20 प्लस 5। अब देख लो 20 प्लस 5 कितना हो जाता है, 25, ये रखा 25। अब ये कितने से, 5 से ये 5 बार कैंसिल हुआ और ये 5 से 4 बार, तो 4 इंटू 2 कितना, 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी उनकी। तो सी इज राइट आंसर। औसत चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन देखो। 37वां क्वेश्चन है हमारे पास है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इसमें आधे समय में पूरा करने के ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी व्यक्तियों की संख्या पूछी हमें। कोई 12, देखो पहले हम कर लेते हैं टोटल वर्क कितना किया, कि जो 12 व्यक्ति है वह 4 दिन में कितना कार्य किया, 48 वर्क किया। अब ये बोल रहा है इसका 8 गुना, क्वेश्चन के तरीके से कर रहे हैं कि जो कार्य किया ना, ये कार्य किया, टोटल कार्य हुआ 48 हुआ, है ना। सही लिख देता हूं दोस्तों, 48 टोटल वर्क हुआ। अब इसका बोल रहा है 8 गुना, कितना, 8 गुना कार्य उसके आधे समय में, तो बट्टा आधा, यानी 2 का भाग लग जाएगा, है ना। आधे समय में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, बराबर में व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या थी दोस्तों, माना अक्ष थी व्यक्तियों की संख्या।
अब इसको सोल्व कर लो। ये कितनी बार कटा, 24 बार। 20 यानी 24 इंटू, अब क्या करना है हमको, 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन के तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो 24 इंटू 8 कितना आ जाता है, 192। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 192। 192, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ रोक कर इसको समझ लेना है कि 12 व्यक्ति थे, 12 व्यक्ति थे जिन्हें 4 दिन में काम कितना कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं। यदि इसका 8 गुना मतलब 8 से मल्टीप्लाई कराना होगा और उनका 8 गुना कार्य को इसके आधे समय में पूरा करना है, तो इसको बट्टा में 2 का भाग लगा दिया तो कितना आया, 24 इंटू 8। टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 192 होगी। 192 आदमी होने पर ही 8 गुने काम को किया जा सकता है 4 दिनों के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वें क्वेश्चन पे देखो। 38वां क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से। देखो दोस्तों, और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, इन दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इस वीडियो को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने कराने वाला हूँ। यह बोल रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है ना। तो दोस्तों माना कि यह राशि एक थी, कोई राशि एक थी, राशि जो एक थी और वह 15 वर्षों में दोगुनी होगी, 15 वर्षों में। तो यहाँ पर पावर एक है तो एक का मान कितना है, 15। एक वर्ष में यानी कोई वस्तु एक थी वह 15 वर्ष में दोगुनी होगी। अच्छा, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो यह राशि 8 गुना होनी है, कितने वर्षों में हो जाएगी। तो वर्ष यानी हमको ये मान ज्ञात करना है ना, इसी के इक्वल ये मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 की पावर 3। एक का मान कितना दे रखा, 15 वर्ष है तो 3 का मान कितना होगा, 15 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 कितना आता है, 15 45। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 45। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया। और वापस बता देता हूँ एक बार। देखो, माना कोई राशि थी एक थी और वह 15 वर्षों में कितनी होगी, 15 वर्षों में होगी दोगुनी। अच्छा, वही राशि है जो 8 गुनी, इसको मैं 8 को इस प्रकार लिख सकता हूँ, है ना। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यह राशि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, अक्ष की वैल्यू ज्ञात की है। एक वर्ष का मान दे रखा है 15, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुने का तो हो जाएगा 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 45। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। 39वां क्वेश्चन देखो कि दो पाइप है ए और बी। अच्छा, ए और बी 2 पाइप है और एक भर रहा है, ए तो भर रहा है 20 मिनट में और ये भर रहा है 30 मिनट में। तो इनका लस समय कितना आ जाता है, 60। ये कितने घंटों में भर रहा है, 3 घंटों में, ये भर रहा है 2 घंटों में। टोटल कितना हो गया, 5। तो 60 में 5 का भाग लगा तो कितना से हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मिनट। 12 मिनट में भर देगा। समझ आ गया होगा। ए का मान दे रहेगा 20 और बी का है 30। ये 3 घंटों में भरा है और ये 2 घंटों में। टोटल भरना यानी टोटल कार्य कितना है, 60 का। तो 60 में 5 का भाग लगा देने पर 12 मिनट आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मिनट। भरने का समय लगेगा 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन देखो। 40वां क्वेश्चन हमारे पास है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे और उसने 178 अंक लिए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। देखो 40 का मान कितना दे रखा है, 40 तो पास होने हैं लेकिन उसने कितने प्राप्त किए, 178 पास किए, 78 अंक लेकर आया वह। और 40% तो उसे अंक लाना था, वह कितने अंकों से फेल हुआ, +22। तो ये कितने की वैल्यू है, 40% की वैल्यू कितनी है, ये है 40% की वैल्यू। हमको क्या करना है, कुल पूर्णांक यानी 100% का वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब ए की वैल्यू बता देता हूँ आपको। ए की वैल्यू है 200/40। हमको ज्ञात करनी है 100 की, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा दो। इधर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से एक को, और इधर भी 100 से। देखो 0 से 0
और ये कितना हो रहा, 2 बार, ये वापस कट गया कितना 500। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। 40% की वैल्यू दे रखी है 178 प्लस 22। अच्छा, 178 प्लस 22 होते हैं 200। 40% की वैल्यू है 200, यानी पास होने के लिए उसे अंक चाहिए थे 200, लेकिन वह लेकर आया 178। 22 अंकों से फेल हो गया था। हमको क्या ज्ञात करनी है, कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 40% की दी हुई है, तो 40 उसके नीचे चला जाएगा, 200/40 इंटू 100। तो इसे कट करने पर कितना आता है 500। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल पूर्णांक थे 500। समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। 41वां क्वेश्चन क्या है कि यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है अगले वाले एग्जामिनर ने। क्वेश्चन क्या है देखो कि हमें दे रखा है, देखो चाल बराबर क्या होती है, मेन पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। ये होती है दूरी हमें दे रखी है 100, तो यहाँ पे 100/9, 100/9 हो जाएगा, 100 मीटर बटा 9 सेकंड। हमें इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब बात बता देता हूँ अगला वाली कि जो 100/9 आया था ना, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। अब मल्टीप्लाई कराने पर ये 2 से ये कितनी बार कटा 20 से, तो 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 कितना आता है, 20 इंटू 2 कितना आता है 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। 40 आंसर समझ में आ गया होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। 42वां क्वेश्चन क्या है देखो कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फिर से आया है कि 7 शेष बचे, तो इनमें से सभी में से 7 घटा लो, सभी में से 7 घटा लो। मैं पहले आपको बात बताता हूँ, इनमें से 120 या आएगा 130 या आएगा 170 या आएगा 260, ये हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। इनमें से जो हमारी वैल्यू आएगी वही होगी। सभी में 7 शेष बच्चे, मतलब इनमें से 7 को कैंसिल करना है, यानी 7 को माइनस कर देना है। तो कितना आ जाए 120, 130, 170 या 260। अब हमें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब देखो न्यूनतम संख्या होने पर हमेशा क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम ज्ञात करना बता देता हूँ, ये देखो हमें क्या 8, 10 और 12 एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये कितने बार हो जाएगा 4, 5, 6, वापस 2 से हो रहा है 2, 5, 3। अब सभी को मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा 120 आ जाएगा। 4 और ये हो गया 10 इंटू 3, 30, 30 इंटू 4 120। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 120। किस में आ रहा था 127 में से 7 कैंसिल करने पर 120 आ रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 127। समझ आ गया उम्मीद करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन देखो, 43वां क्वेश्चन देखो क्या है कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है मैं। तो समप्राकृत संख्याओं का औसत देखो 2 से स्टार्ट होती है और 50 तक चलती है, 2 से स्टार्ट होकर 50 तक चलती है। अब याद रहो तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है औसत ज्ञात करने का होता है कि पहली संख्या x1 प्लस x2/2। x1 का मान था 2 और x2 का मान था 50/2। अब रख लो तो 2 + 50, 2 + 50/2, 52/2। इसका आंसर आ जाएगा 26। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया होगा। औसत कितना होगा 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत होता है 26। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 44वां क्वेश्चन देखो। 44वां क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों 44 है कि दो संख्याओं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। माना कि तीसरी संख्या 300, उससे पहली संख्या कितनी है 30% कम। 30% कम होने पर कितनी हो जाएगी 70। अच्छा, और दूसरी संख्या पहली संख्या से 37, यानी दूसरी संख्या कितनी है 37। तो 70 100 में से 37 निकालने पर कितना बचता है 63। ये तीनों संख्याएं हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूँ। पहली संख्या थी माना 100,
तो पहली कितनी हो जाएगी 70 और ये हो जाएगी 63। अच्छा ये संख्या थी। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम थी। जो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितनी 70, वो कितने प्रतिशत कम है। अभी मैंने बताया हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 के तरीके से इसी को करना है। टोटल थी 70 में से हम इनका अनुपात कितना है, यानी अंतर कितना है 7 का। तो अब ऊपर आ जाएगा 7 इंटू प्रतिशत में पूछा तो 100। अब देखो ज्ञात कर लो, 1 शून्य से 1 शून्य और ये कटा 7 से 7, तो कितना आंसर आ रहा है 10%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10%। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ दोस्तों, देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 45 वाला क्वेश्चन देखो। और यदि अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें। अगला 45 वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 8:9। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 10 वर्ष के बाद सीता की आयु ज्ञात करनी है। अनुपात में दे रखा है तो x + 8 बराबर कितने दे रखा है 61 ये दे रखा है। इनको x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। पहले x इंटू दोनों साइड में x से गुना कराने पर कितना आ जाएगा 68। तो 8 से कितना हो जाता है 8 से देखो 14x, सॉरी क्वेश्चन में क्या है 8x + का 9x इक्वल टू दिया हुआ 68। तो ये कितना हो जाता है 17x इक्वल टू होता है 68। x की वैल्यू आ गई 4 है ना, 17 चौक 68 हो गया। x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें क्या पूछा सीता की पूछिए, सीता की ये थी 8x। तो x की वैल्यू x का मान रख देते हैं 8 इंटू 4 कितना हो जाता है 32। 8 इंटू 4 हो जाता है 32। अच्छा 32 प्लस में 10 वर्ष बाद तो 10 और जोड़ दो कितनी हो जाएगी 42। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42 वर्ष। ए इज राइट आंसर। दोस्तों समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। 8 + 9 कितना होता है 17 और 17 इक्वल टू दे रखा 68। तो 68 में 17 का भाग देने पर कितना आता है 4 और 4 से 8 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 32। 32 + 10 42। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है और उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आप सभी के और हमारे। क्या क्वेश्चन है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कौन सा है। देखो माता हमारे परिवार में होती है, बच्चा हमारे परिवार में होता है, चाचा हमारे फैमिली में होता है, लेकिन रिलेशन में तो फैल जाते हैं ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन देखो। 47वां क्वेश्चन है कि निर्माता है जो फिल्म का निर्माता होता है। अच्छा तो लेखक कौन होता है, लेखक बुक का होता है यानी पुस्तक का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो 48वां क्वेश्चन क्या है। 48वां क्वेश्चन दे रखा है कि 3 की वैल्यू m, 4 की वैल्यू o, 1 की वैल्यू n, 7 की वैल्यू k, 8 की वैल्यू e, 2 की वैल्यू y ये मान दे रखा है। और इसी प्रकार आगे दे रखा है 0 की वैल्यू r, 5 की वैल्यू a, 9 की वैल्यू g और 6 की वैल्यू s है। तो हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 7 की वैल्यू क्या थी, 7 की वैल्यू देखो क्या थी k थी। तो इसका पहले आएगा k। तो k पहले में कौन है, ओनली फॉर a और d में, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। अच्छा अब हमें देखना 2 नंबर वाला। ये बोला 5 की वैल्यू क्या थी, 5 की वैल्यू देखो a थी। तो a पहले में आ रहा है और d में भी आ रहा है। अच्छा हम तीसरा देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि एक a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है n। तो n में कौन आ रहा है 3 नंबर पे, ये आ रहा है a में आ रहा है लेकिन d में नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन देखो दोस्तों। 49वां क्वेश्चन है कि 23, 29, 31, 37, 41 ये सभी क्या है अपव्यय संख्या है जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है। तो 23 के बाद में डायरेक्ट 29 में है जो किसी का भाग नहीं जाता है। 29 के बाद में 31 है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। उसके बाद में 37 है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। उसके बाद में 41 है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। और इसके बाद में आएगा 43 जिसमें किसी का भाग नहीं जाएगा अपव्यय संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 43। समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 50 क्वेश्चन जो लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। और दोस्तों सभी अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50वां क्वेश्चन क्या है कि 8 65 9 82, तो 11 यहाँ पे क्या आ जाएगा ये पूछ रहा है। देखो 8 का वर्ग क्या होता है, आपको बता देता हूँ। 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 1। 9 का वर्ग कितना होता है 81 प्लस 1। तो 11 का वर्ग कितना होगा, तो 11 का वर्ग होगा 121 प्लस 1। 121 प्लस 1 कितना होता है 122। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 122। समझ आ गया होगा। 8 का वर्ग करके 1 जोड़ना है और 9 का वर्ग करके 1 जोड़ना है और 11 का वर्ग करके भी 1 जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 122। तो दोस्तों आज के ये हमारे क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सबके सही हो गए। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, इन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। और यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पे जुड़ जाना, वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।